कर सकते हैं? वीरू जी हाँ, चलिए आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें मार्केट्स इंडस्ट्रीज को अगर आप देखें तो इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी में ही है। बाकी अगर आप देखें स्टॉक्स की कॉम्बिनेशन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर आशीष ने समझाई दी है। अब याद रखिएगा, थोड़ा ट्रेड से बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा निवेश, सुरक्षित निवेश, उस पर चर्चा करते हैं और क्या अवॉइड करना है हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट में जब हम एक कॉस्ट प्रेशर बढ़ता हुआ देख रहे हैं सभी कंपनियों के लिए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता हुआ देख रहे हैं सभी कंपनियों के लिए। हमारे साथ इस बड़ी चर्चा में बिग मार्केट वॉइसेस में आज फिर एक बार जुड़े हैं बात करने के लिए देवीना मेहरा जी, चेयरपर्सन एंड एमडी फर्स्ट ग्लोबल की। देवीना जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और महज अगर आप देखें 30-35 दिन पहले आपसे एक बात हुई थी और मात्र अगर आप देखें इस 30 दिन की समय अवधि में हालात इतने बदल गए कि पूछिए मत। वो 80 का क्रूड आज 120 घूम रहा है मैम। ये हालात आप देख कैसे रही हैं और अभी यहाँ से स्थिति और बिगड़ने के चांसेस आपको कितने लग रहे हैं आगे चलकर? नमस्कार। तो ये तो आपकी बात ठीक है कि अभी बहुत कुछ बदल गया है। अभी तो लोग भूल भी गए हैं कि 1 महीना पहले ही बजट आया था, उस समय वही बड़ी खबर लगती थी। पर अब बहुत कुछ आगे हो गया है। तो अब एक दो चीज मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि अभी जो प्रश्न ज्यादातर रहता है वो ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस या युद्ध से संबंध रखता है। तो हम लोगों ने एक चीज ये करी थी कि पिछले 40 वर्षों में जब से सेंसेक्स आया है, तो जितनी भी इस तरह की क्राइसिस आई हैं, चाहे यूएस ने लिबिया को बॉम्ब किया हो, चाहे टेररिस्ट अटैक जैसे 9/11 था, या फिर ये दोनों गल्फ वॉर थी, अफगानिस्तान के वेरियस इंसिडेंट थे, तो वो सबको हम लोगों ने देखा कि इनका क्या प्रभाव रहता है शेयर बाजारों पे। तो ऐसे लगभग 15 बड़े इवेंट थे और उसमें ये टेक अवे था कि ये बाजार पर अधिक असर नहीं रहता है। आप 6 महीने बाद या साल भर बाद देखें तो चाहे आप यूएस को देखें चाहे भारत को देखें, वो उस जो भी क्राइसिस थी उसका प्रभाव नहीं रहता है, सिवाय जो बाजार डायरेक्टली उससे इम्पैक्ट हुए। तो जैसे तो वो, और दूसरी बात ये थी कि 1 साल बाद अक्सर जिस पर इम्पैक्ट रहता है वो है ऑयल और गोल्ड। तो ऑयल, क्योंकि ये ज्यादातर क्राइसिस ऑयल वाले रीजन्स में ही रही हैं। अब आप इसको जो भी कह लें किस कारण से, लेकिन ज्यादातर ये क्राइसिस ऑयल वाले रीजन्स में रही हैं। और दूसरा गोल्ड, जो कुछ हद तक सेफ हेवन फ्लोज आते हैं, लोग सुरक्षित जगह पर रहना चाहते हैं। तो ये दोनों चीजों पर साल भर बाद भी आपको कुछ प्रभाव दिखता है, शेयर मार्केट्स पर नहीं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या चीजें सीधे सीधे प्रभावित हुई हैं। तो अगर आप जनवरी से, जब तक ये इन्वेजन हुआ या ये युद्ध असल में शुरू हुआ, उससे पहले भी देखें तो जिन कमोडिटीज में रशिया या यूक्रेन का बड़ा मार्केट शेयर था, या जो जहां पर वो लोग एक बड़े प्लेयर थे, वो सब कमोडिटीज पहले से ही उनका भाव बढ़ने लगा था। तो ऑयल गैस तो है ही, बट उसके अलावा भी कई सारी एग्री कमोडिटीज जैसे गेहूं है, या फिर कई सारे मेटल्स, निकल, पैलेडियम, एल्यूमिनियम, ये सब पर ये युद्ध शुरू होने के पहले ही जनवरी से लेकर तब तक ही 20-30% बढ़त आ गई थी। और उसके बाद तो कुछ और भी आई है। तो अब जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, उनको युद्ध से बहुत डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ता अगर आप खाली ऊपर के लेवल पे देखें, पर आपको सेक्टर बाय सेक्टर और कंपनी बाय कंपनी देखना पड़ेगा कि उनके इनपुट पर या आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कई चीजें होती हैं जहां पर आपके इनपुट पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा, कुछ और जैसे कि मेटल्स होते हैं जहां आपका जो भी भाव है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव से स्थिर होता है। तो वहां पर आपको, इसीलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिलेटिवली अभी मेटल्स बेहतर कर रहे हैं। तो ये आपको फिर इस साल, वैसे भी मैंने पिछली बार भी मैं आई थी तो मैंने यही कहा था कि ये साल बहुत आसान नहीं रहेगा, आपको ध्यान से निवेश करना पड़ेगा, सेक्टर और कंपनी का चुनाव ठीक से करना पड़ेगा। तो वो स्थिति अभी भी है। तो आपको एक तरह से सेक्टर बाय सेक्टर, कुछ सेक्टर पर अच्छा प्रभाव पड़ा है, जैसा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाव उनके जो
जो कुछ बेच रहे हैं उनके भाव बढ़ गए हैं, जबकि अन्य कंपनियों के लिए वो इनपुट के भाव बढ़ गए हैं, तो आपके मार्जिन पर प्रेशर आ रहा है। तो वो दोनों तरह की स्थिति आपको नजर आएंगी। तो देवीना मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। तो आप सिलेक्टिवली आप कह रहे हो इंडिविजुअली कंपनीज को, सेक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए, बदलती परिस्थितियों में उन पर किस तरह का इंपैक्ट आएगा वो गॉज करना चाहिए। तो इसका क्या इंडिकेशन ये भी है कि, क्योंकि सबके जहन में ये सवाल है देवीना मैम, हम रिटेल इस मार्केट वॉलेटिलिटी को, इस मार्केट टर्मोइल से कैसे जूझें, और सबके जहन में रहता है कि ये सही समय है कि आप घुसने का बाजार में। वो 18,600 वाला निफ्टी आज इन लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है, एक मीनिंगफुल नॉक आ गया है, तो एक्यूमुलेट करूं नहीं करूं, मैं ये सबसे जानने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये एक्यूमुलेशन का जोन है या अभी भी एक ट्रैप के तौर पे नजर आता है? मैं कुछ खरीदूं या अभी रुकूं, थोड़ा सा इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बदलने दूं, तस्वीर थोड़ी, पिक्चर थोड़ी चेंज होने दूं? जो सलाह मैं दे रही हूँ और हम लोग दे रहे हैं वो ये है कि अब आप थोड़ा जो भी आप निवेश करना चाहते हैं उसका कुछ भाग निवेश करना शुरू कर दीजिए, बट जैसा कि मैंने कहा सोच समझकर और बहुत कुछ रिस्क कंट्रोल करते हुए। मैं आपको एक मतलब रिस्क कंट्रोल की बात मैं हर बार करती हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि रिस्क कंट्रोल का क्या मतलब होता है। जैसे कि वो जिस दिन ये युद्ध प्रारंभ हुआ, फरवरी 24 थी मेरे ख्याल, थर्सडे था, जब बाजार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। उस दिन जो NSE 500 था वो 5% गिरा, लेकिन हमारे पोर्टफोलियोज 1.6%, 1.6% गिरे। क्योंकि जब मैं बोलती हूँ निवेश करिए, तो हम लोग तो उसके साथ ज्यादातर जब इस तरह का कुछ भी अंदेशा हो तो काफी हद तक उसको हेज्ड रखते हैं। तो जिससे अगर मतलब हेजिंग का आपको उतना फायदा बहुत छोटे फॉल में चाहे ना हो, लेकिन एटलीस्ट वो आपको प्रोटेक्ट करता है अगर कोई बहुत बड़ा फॉल हो। और तो निवेश जहां तक करने की बात है, दो बातें मैं जैसे मैं पहले भी कहा कि आप सेलेक्टिवली करें, और दूसरी बात है कि सारा का सारा अभी मत करिए। जितना आपको करना है, हम लोग जो सलाह दे रहे हैं कि आप उसको 3-4 महीने में स्प्लिट कर कर, जैसे मतलब 1/4 या 1/3 एक महीने में, उस हिसाब से इन्वेस्ट करिए। क्योंकि ये कहना हमेशा ही मुश्किल होता है कि यहाँ पर बाजार एकदम बॉटम हो गया, अब इसके नीचे नहीं गिरेगा। जबकि वैसे मैं कहूँ तो हम लोग का जो बेस केस है वो अभी भी ये है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, बट वो सेक्टोरली गिर भी सकता है। तो इसलिए सेक्टर्स आपको देखने जरूरी हैं। आप देखिए तो इस साल भी जैसे कि FMCG जो नॉर्मली डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, इस साल के आप सेक्टर इंडिसेस में देखें तो वो काफी खराब परफॉर्मेंस रहा है, इसके बावजूद कि पिछले साल भी परफॉर्मेंस खराब रहा था। तो मतलब वो चढ़ती मार्केट में भी खराब रहा और गिरती मार्केट में भी। तो आप हमेशा डेटा देख के और उन सेक्टर्स और कंपनीज में फंडामेंटली क्या हो रहा है ये देखकर निवेश करें। ऊपरी बात कि ये डिफेंसिव स्टॉक है, ये इस तरह का स्टॉक है, ऐसा सोच के मत करिए। और एक और बात जो मैंने पहले भी करी है, जो मैं एक्चुअली अभी नहीं, मैं कई महीनों से, पिछले साल से नवंबर से बात कर रही हूँ कि 2022 का बड़ा रिस्क जो रहेगा वो रुपये पे रहेगा, और वो रिस्क बढ़ गया है, घटा नहीं है। तो वो एक और चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। आपने बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग कह दी देवीना मैम, मैं एक एक करके सब कुछ टच अपॉन करना चाहूंगा, लेकिन अभी जाते जाते क्लोजिंग रिमार्क जो था आपका जाते जाते वो था रुपया क्लोजली वॉश आउट करने की जरूरत। और मैं अभी आपके आने से पहले मार्क ही कर रहा था मैम कि हमने 76 के लेवल्स रुपए पे ब्रीच कर दिए हैं। ये डिप्रिसिएशन और भी स्टार्क होने वाला है क्या एज 2022 प्रोग्रेसेस? मेरा तो ये बेस केस जैसा कि मैंने कहा नवंबर से रहा है, पिछले साल से। क्योंकि आप तभी से देखें, एक तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, दिसंबर तक आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स वो 40 साल के हाई पे था, और RBI ने ये डिसीजन लिया कि अभी हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। और हमारे दिमाग में था कि हमने भी नहीं बढ़ाया, US ने भी नहीं बढ़ाया, किसी ने नहीं बढ़ाया, पर ये आप, क्योंकि हम लोग बाकी मार्केट को देखते ही नहीं है, तो जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स या डेवलपिंग कंट्रीज थी उन सब में इंटरेस्ट रेट हाइक्स काफी समय से आ रही हैं, और ये नहीं कि 1-2, कईयों ने 4, 5, 6 बार भी बढ़ाया है। तो आप एक तरह से आउटलायर हो गए कि आपने
इन्फ्लेशन बढ़ गई पर आपने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, और शायद ये ठीक कॉल हो क्योंकि आप ग्रोथ को नहीं हर्ट करना चाहते, ये नहीं चाहते कि और अभी भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति नहीं है कि आप एक और इंटरेस्ट रेट हाइक करें, ऐसा आरबीआई ने डिसीजन लिया। पर ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ना, इसमें आप चाहते तो सभी कुछ है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ भी अच्छा रहे, इंटरेस्ट रेट भी कम रहे, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम रहे, बेरोजगारी कम रहे, हमारी करेंसी भी स्ट्रांग रहे, पर सब चीज एक साथ में होना संभव नहीं है। तो मैं अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं तो आप समझ लीजिए जैसे एक पिटारी है जिसमें 3 चीजें घुस सकती हैं, आप 5 ऑब्जेक्टिव उसमें घुसाने के, 5 लक्ष्य उसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ उसमें से निकल आएगा पिटारी में से। और इस बार मेरा जो फोरकास्ट रहा है शुरू से वो ये रहा है कि वो आपको प्रेशर रुपये पे नजर आएगा। और दूसरा कारण ये भी है कि रुपया की भी आप हिस्ट्री देखें तो या तो वो हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट होता है, या फिर अगर बहुत ऐसा समय निकल जाए जिसमें वो एक बैंड में है जैसा कि इस बार हुआ है, तब फिर वो सडन और बड़ा डेप्रिसिएशन आने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये मेरा रहा है कि ये इसी कारण से ऑफ कोर्स आईटी सर्विसेज तो हम लोग 2022 से हम लोग को अच्छा लगा था, पर ये एक और कारण था जिसमें वो उस सेक्टर में बने रहने का। और अभी भी आपको देखना पड़ेगा, एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, और दूसरा जहां सेक्टर्स जैसे मेटल्स वगैरह जहां पर भाव अंतर्राष्ट्रीय भाव से निर्धारित होता है, तो अगर वहां भी रुपये डेप्रिसिएशन होता है तो वो आपको डॉलर भाव के हिसाब से अधिक रुपया मिलने लगेगा। तो ये फैक्टर आपको जरूर देखना है इस साल खास करके। देवीना मैम, 2 सवाल फिर जहन में आ रहे हैं। एक तो आपने कुछ हद तक हिंट दे दी मुझे जाते जाते, जब रुपये की डिप्रिसिएशन स्टॉक हो सकता है, दिक्कत भरा हो सकता है, पिटारे में वही चीज होगी जिसको लेकर आप कह रहे हो कि शायद वो दिक्कत आने वाली आगे। तो आपने आईटी की बात छेड़ दी, और रह रहे की स्क्रीन कह भी रही है कि आईटी एक शायद बड़ा कॉन्ट्रा बेट हो सकता है 2022 के लिए। फिर इसका मतलब आप, क्योंकि अब तक आपने कहा था स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, कंपनीज को स्टडी करें, मैं इधर थोड़ा सा एक पूरे वर्टिकल की बात कर रहा हूं। आईटी 2022 के लिए आप बुलिश हो क्या इस बदलते परिस्थितियों के बीच? नहीं, मैंने कहा था सेक्टर और कंपनी, मैंने खाली कंपनी नहीं कहा था। सो आईटी अब तो लगभग 1.5-2 साल से हमारा बड़ा बेट रहा है। जब 2020 में सबको एफएमसीजी अच्छा लगता था, उस समय ये एनालिसिस की थी कि एफएमसीजी हम बोल रहे हैं कि वहाँ मार्जिन्स कैश प्रेडिक्टेबल हैं, पर ये एक और सेक्टर है जहां पर वो प्रेडिक्टेबल है, रिटर्न्स चाहे एफएमसीजी जैसा नहीं लेकिन फिर भी अच्छा है, एंड प्लस वो इतना जब अनसर्टेनिटी है तो इसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में ज्यादा सर्टेनिटी रहेगी, प्लस ये डॉलर हेज भी है। तो वो ऑफ कोर्स उसके बाद री रेटिंग काफी हुई है उन स्टॉक्स की, अब मतलब ऑब्वियसली उस तरह के वैल्यूएशन पे नहीं है जैसे 2020 में थे, लेकिन अभी भी वो काफी हद तक वो कहानी बरकरार है। और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे मुख्य बात ये है कि अभी अगर आप रुपी डेप्रिसिएशन आपका बेस केस है जैसे कि हमारे लिए है, तो ये एक सेक्टर है जो आपको उस लिहाज से टेंशन नहीं देगा। अच्छा देवीना जी, अभी देखिए आशीष ने मोरलेस सारे सेक्टर को अगर आप देखें छू लिया, आपने उस पर प्रतिक्रिया भी जाहिर करी, लेकिन इंडियन मार्केट्स हिस्टोरिकली बहुत अच्छी डीआईएस की बाइंग पर एक बेस बनाते हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई क्रिएट होते हैं एफआईएस के मनी और पैसे के बिना नहीं। और हम देख रहे हैं कि नवंबर के ऑनवर्ड्स काफ़ी सब्सटेंशियल सेल ऑफ है, एफआईएस की फिगर काफ़ी अगर आप देखें बड़ी हुई हैं, वाइल्ड हुई हैं। आपको क्या लगता है, मैं इस एपिसोड के बाद रशिया जो जंग में चला गया जहां पे इन्वेस्टमेंट शायद नहीं होगा काफ़ी समय तक, उसके बाद इमर्जिंग मार्केट्स में हमारा स्थान कहां पर है? एक और चीज़, अब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो नेचुरली है कि अगर आप देखें पैसा यहां से निकलेगा, तो वो जो एफआईएस की मनी है भारत की तरफ दोबारा आना, इमर्जिंग मार्केट्स में दोबारा आना, वो क्रम कब तक स्टार्ट होता हुआ देखती हैं आप? देखिए, आप ये गलत कमेंटेटर से ये बात पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरा तो ये शुरू से मत रहा है कि ये इसको ट्रैक करना कि एफआईआईज का पैसा कब आएगा, कितना आएगा, उससे बाजार का
की जो दिशा है वो तय नहीं होती है। और ये आप बहुत लंबे समय तक भी देखें तो भी ये बात सच है, क्योंकि अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो 1993 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बजट में एफआईआईज की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की के लिए मार्केट खुला था पहली बार। और ये बात मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि वही एक ट्रिगर था जिसके कारण मैंने अपनी नौकरी छोड़कर ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो उस साल मतलब 1993 के एंड से समझ लीजिए वहां से पैसा आया। और उस समय तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी नहीं एग्जिस्ट करती थी, तो ये एक एकदम नया स्रोत था जहां से बहुत सारा पैसा आया। लेकिन आप मार्केट को देखें तो वो ही एक 94 से 2003 वो 9 साल का ऐसा काल था जिसमें मार्केट ने 0 रिटर्न दिया। सो ये नया पैसा इतना सारा आया और फिर भी मार्केट कहीं नहीं गई, मार्केट एक्चुअली चल चुकी थी उनके आने से पहले। तो ये चीज हम लोग सोचते हैं कि उसमें कोरिलेशन है, लेकिन वो है नहीं। और उसके उन दिनों तो अब तो मैं नहीं करती, उन दिनों हम लोग महीना टू महीना देखते थे कि कितना एफआईआई फ्लो आ रहा है। और मुझे ये भी याद है कि वो पहली बार जब वो फ्लो नेगेटिव हुआ, वो नवंबर का महीना था शायद 95 या 96 में, वो उस महीना जब पहली बार एफआईआई फ्लोज इतने दिन पॉजिटिव होके नेगेटिव हुआ था, उस महीने बाजार ऊपर गया था। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि आपके जो दर्शक हैं या निवेशक हैं, इस चीज पर अपना समय ना जाया करें, वो समय लगाएं सेक्टर्स को, कंपनीज को समझने के लिए। ओके क्या करें मैम, टीवी पे हम बैठते हैं तो रोज बरोज सही मानिए, यकीन मानिए मैम, 2020 के बाद वो जो डिप आया था ना, उसके बाद तो पैसा इस तरीके से आया, स्क्रीन पे स्विंग देखने का जो मजा था वो हम मिस कर रहे हैं। क्या करें, ये हमारी आदत है मैम, कोई दिक्कत की बात नहीं। खैर आपने इसका अगर आप देखें बहुत बखूबी जवाब दिया। अच्छा एक चीज़ और मैम, आशीष ने भी ये बात कही अभी कुछ देर पहले कि कॉस्ट प्रेशर, और जिस पर अगर आप देखें आपने भी काफ़ी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी। दो स्पेस और जिसमें हम इस गिरावट से पहले काफ़ी गिरावट देख रहे हैं, और वो था आपका अगर आप देखें एफएमसीजी स्पेस। मुझे याद है 2 क्वार्टर पहले जब एचयूएल ने अपने वॉल्यूम्स के फिगर दिए थे, उसके बाद जो सेलिंग शुरू हुई वो अब तक अगर आप देखें कैप्चर नहीं हुई है। इसमें एक और फैक्टर था कि जो इंडिया में रूरल मार्केट है वहाँ पे अगर आप देखिए उतना डिमांड स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे वॉल्यूम्स जनरेट नहीं कर पा रही कंपनियाँ। एफएमसीजी को इस स्पेस पे आप कैसे देखती हैं, इस वक्त कैसे देख रही हैं? एफएमसीजी अभी भी अच्छा नहीं लगता, और इस बारे में मैंने कुछ समय पहले एक तो लिखा था। आप जो तीसरी तिमाही के रिजल्ट देखें तो उस समय ही आपको मार्जिन प्रेशर नजर आ रहा था, क्योंकि और वो आप अगर आप बहुत मैक्रो लेवल पे देखें ना, तो वो ऐसा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा था। ये युद्ध से पहले भी आप 13% के आसपास घूम रहे थे, जो 40 सालों में सबसे अधिक है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता लेवल पर है, वो ऊपर था, लेकिन वो फिर भी 5% की रेंज में था। तो ये एक बड़ा गैप हो गया था। और आप अगर लंबा इतिहास देखें तो होता ये है कि पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, फिर वो भाव आप उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ाते हैं, तो फिर वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर भी आता है। पर इस बार काफी समय तक होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ता रहा, और क्योंकि डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या मार्केटर्स हैं, वो लोग उपभोक्ता को वो के मूल्य नहीं बढ़ा पाए। तो वो वही चीज आपको मार्जिन्स में, और एफएमसीजी नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये आपको फिनोमेना नजर आया पिछली तिमाही में, जहां मार्जिन प्रेशर था। अब एफएमसीजी ने ये किया कि उसके बाद जो कि अब उन्होंने प्राइसेस बढ़ाने शुरू किए। एंड मैं कल ही वो देख रही थी रिपोर्ट दिसंबर की, कि जब से प्राइस बढ़ाए हैं तो वो इम्पैक्ट वॉल्यूम पे आ गया है। तो आपका वॉल्यूम काफी चीजों में घट गया है, मतलब कम ग्रोथ ही नहीं, घट ही गया है, क्योंकि अभी जो हमारे नागरिक हैं उनके पास उतना पैसा है नहीं। तो अब वो या तो आप प्राइस बढ़ा के वॉल्यूम कम कर लीजिए, या वॉल्यूम मेंटेन करके मार्जिन पर प्रेशर आएगा। और अभी तो ये चीज और बढ़ेगी, बिकॉज ये युद्ध के बाद तो एग्री कमोडिटीज पर भी प्रेशर आया है, और ये जो ऑयल रिलेटेड जितने भी डाउनस्ट्रीम चीजें होती हैं उनमें से काफी भी इनपुट रहती हैं, वो सब भी एफएमसीजी के लिए कॉस्ट साइड पर रेलेवेंट है। तो आपको अभी तो उस सेक्टर में कोई रिलीफ नजर नहीं आएगी, ये मेरा मानना है।
या फिर एक विकल्प और और मेरे उसमें बगल आपको में। बस वही चीज है कि आप ये मत सोचिए कि कोई भी सेक्टर हमेशा आउट परफॉर्म करता है। ये एक मिथ होता है जिसके बारे में मैंने 2 साल पहले भी बात की थी, जब एफएमसीजी बहुत ही फेवर में था, कि आप लॉन्ग टर्म डेटा देखें तो चाहे आप सेक्टर को देखें चाहे कंपनीज को देखें, ऐसे बहुत लंबे पीरियड्स होते हैं। मतलब मैं 2-3 साल नहीं, 10-10, 15-15 साल तक ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी मैजिक सेक्टर नहीं है जो हमेशा अच्छा करे। ये चीज आप सोच के रखिए। बढ़िया देवीना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये जो करंट सिचुएशन है, प्रीवियस स्टडीज ऐसा कहती हैं कि भाई ये जो बाकी सब पे जो इम्पैक्ट आ रहा है ये बहुत ज्यादा लिंगर नहीं करता। 6 महीने 1 साल बाद सब पटरी पे आ जाते हैं, बारिंग जिनको लेकर जहां से इश्यूज क्रॉप अप हुए थे। तो इस केस में रशिया यूक्रेन को छोड़ दीजिए, बाकी फेरिफेरल ज्योग्राफीज और बाकी सारे ग्लोबल कंट्रीज नेशंस वो वापस पटरी पर लौटते हुए नजर आएंगे। तो दरअसल ये समय एक्यूमुलेट करने का, लेकिन बहुत सिलेक्टिवली और स्पेस आउट करके, अगले 4 महीने में जो रकम डालनी है उसको स्पेस आउट करके अच्छी कंपनी के पहले समझ लीजिएगा किसके इनपुट पे किसके आउटपुट पे असर आना है इन डेवलपमेंट्स के बीच में। उस स्टडीज के बाद स्टॉक स्पेसिफिक बढ़िया स्टॉक्स चुनिए और 4 महीने में स्प्रेड आउट करके इन्वेस्ट करिए। और एक चीज और है, 2 ही जगह इंपैक्ट 1 साल के बियॉन्ड लिंगर करता है, वो है कच्चा तेल और दूसरा है सोना। और हम वो देख ही रहे हैं किस तरह से उछाल दोनों चीजों में देखने को मिल रहा है। और इसका मतलब ये भी है, जो चैनल पे कई बार कई एक्सपर्ट्स ने कहा भी है कि गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में अब जगह देने का समय, थोड़ा सा उसका, अगर आप ऑलरेडी देते हैं, थोड़ा सा उसका वेटेज जो है इस समय बढ़ाने की जरूरत। वीरू, आपने वो एफएमसीजी की बात छेड़ी थी, देवीना मैम तमाम विकल्प बता रही थी कैसे हालात पटरी पे आएंगे। एक विकल्प और है मेरे पास, ये हमारे बगल में नीरज वाजपेयी बैठे हैं। हाँ। ये अगर टॉप मैनेजमेंट से वकालत करें कि तनख्वाहें बढ़ा दी जाएं तो एफएमसीजी की डिमांड हम लोग इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इस बीच भारतीय बाजार जरा क्विकली स्क्रीन पर नीरज जी, दिखाइएगा।